हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोहरा। आप सबका स्वागत है इस चैनल के ऊपर। जैसे कि आप जानते हैं कि हम कॉन्टेम्पररी इश्यूज के ऊपर, ज्वलंत विषयों के ऊपर विद्वानों को आमंत्रित करते हैं इस कार्यक्रम के अंदर और उनसे राय जानने की कोशिश करते हैं कि जो आजकल के हालात हैं, चाहे वो राजनीति हो, सामाजिक व्यवस्था हो, अर्थव्यवस्था हो या पर्यावरण हो, विषय तो बहुत हैं, लेकिन हम बहुत सारे ऐसे विषय उठाते हैं जिन पर आप शायद टेलीविजन के ऊपर या टेलीविजन न्यूज पे प्रोग्राम्स नहीं देख पाते हैं। शायद उस कमी को पूरा करते हैं डिजिटल न्यूज चैनल्स। हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे साथ एक ऐसे विद्वान, एक ऐसे वरिष्ठ पत्रकार हैं, श्री राम दत्त त्रिपाठी जी। जी वोहरा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आपने अपना कीमती समय निकाला और आपने यहाँ आने का कष्ट किया। श्री राम दत्त त्रिपाठी जी जाना पहचाना नाम है, उनको एक्चुअली किसी तारुफ की जरूरत भी नहीं है, लेकिन दर्शक मित्रों, आपकी जानकारी के लिए वरिष्ठ पत्रकार हैं, लीगल कंसल्टेंट हैं, सारी जिंदगी बीबीसी के हिंदी मैन के रूप में जाने जाते रहे हैं। 1992 से 2013 तक एक लंबा अरसा उन्होंने बीबीसी में गुजारा है। एनवायरमेंट में, अयोध्या के मामलों में, नेपाल के इश्यूज के ऊपर बहुत एक्सटेंसिवली उन्होंने विषयों को कवर किया है। तो स्वागत है आपका, आपने समय निकाला हमारे साथ आए। वोहरा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको पब्लिक सर्विस का इतना लंबा दौर आपका भी रहा और उसके बाद फिर आप फिर पब्लिक सर्विस कर रहे हैं पत्रकारिता के माध्यम से। सर, जन सेवा है, किसी माध्यम से भी हो। जी त्रिपाठी जी, हालात तो बिगड़ते नजर आ रहे हैं, सामाजिक परिवेश में देखें या राजनीतिक परिवेश में देखें। कोरोना से जो इस टाइम हमारी हालत खराब हो रही है, और मुंबई में जहां मैं बैठा हूं इस समय महाराष्ट्र के अंदर, वहां तो हालात कुछ इस कदर खराब हो चुके हैं कि बाहर निकलना भी दुश्वार हो गया। ऐसे में घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, हमारी बिल्डिंगें सील कर दी गई हैं। ये किस दिशा में जा रहा है भारत सर? क्या हमने कोई प्रिपरेशन नहीं की, एक साल में कुछ सीखा नहीं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया, हम सीखने की कोशिश करके भी हम सीख नहीं पाए? क्या किया अल्टीमेटली एक साल? ये देखिए, एक साल तो हमने गंवाया ही गंवाया है। कई दशक से हम गलत दिशा में जा रहे हैं। अब उस गलत दिशा में एक तो ये है कि हम हेल्थ और एजुकेशन पर पब्लिक स्पेंडिंग, जो बजट का पैसा है, वो कम करते जा रहे हैं। उसके बजाय हम हवाई अड्डे और बड़ी बड़ी सड़कें और इनके माध्यम से जो प्रदूषण बढ़ाने वाले काम कर रहे हैं, यानी जो प्रकृति को नुकसान पहुंचाने वाले, कई करोड़ पेड़ हमने खाली काट दिए सड़कें चौड़ी करने में, जबकि वो सड़कें चौड़ी की जा सकती थी बिना इन पेड़ों को काटे। 50 साल 100 साल पुराने पेड़ काट के आपने सड़कें चौड़ी किया। और ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ये जो प्रकृति से हमने छेड़छाड़ की है, डिफॉरेस्टेशन है, जो हमने जंगल खत्म किए और पानी को और हवा को प्रदूषित किया, हमने कोयले का, हमने पेट्रोल का, डीजल का कंजम्पशन बढ़ाया, तो उसी का नतीजा है कि इतना बड़ा जो एयर पोल्यूशन हुआ, जो अर्थ का पोल्यूशन हुआ, जो आप सब्जी फल अनाज खा रहे हैं वो दूषित हैं तमाम पेस्टिसाइड के और केमिकल से। तो इस सब का कुमुलेटिव इफेक्ट है कि आज हमारी इम्यूनिटी कम हुई है। वायरस तो देखिए हमेशा से प्रकृति में थे, और उसमें भी आप देखिए कि वायरस का क्या हुआ कि जब आप जंगल काटते हैं आबादी बसाने के लिए या शहर बसाने के लिए, और ये चाइना में भी हुआ और जगह हुआ, तो जो जंगलों में रहने वाले जीव जंतु हैं, बैक्टीरिया है, वायरस है, वो शेर तो हमें दिखता है कि वह शेर आ रहा आबादी में, लेकिन वो जो बैक्टीरिया वायरस हमें दिखते नहीं है वायरस, तो वो आके फिर स्पिल और इफेक्ट है, ह्यूमन सेटलमेंट में आते हैं, जानवर भी छोटे बड़े। तो ये बड़ा असर है, और ये चेतावनी प्रकृति बार बार देती रही। देखिए, चाहे इबोला आया, चाहे वायरस आया, इंसेफेलाइटिस का हुआ, सार्स का हुआ, इवन एड्स की जो बीमारी हुई, ये सब वायरस बेस्ड बीमारियां हैं और हमने उससे सीखा नहीं। लगातार वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी, हमने सीखा नहीं। तो और पिछले साल भी जब इतनी बड़ी वार्निंग आई दुनिया में, हमने देखा कि इटली में, अमेरिका में किस तरह से लोग मर रहे हैं, हमने उसमें अपनी वाहवाही की, अपनी पीठ ठोकी, ताली बजाई कि हमने तो जीत लिया है जंग। ऐसा होता नहीं है।
तो डेफिनेटली हमको एक तो जो, और ये बिल्कुल रिकॉर्डेड है, साइंटिफिक फैक्ट है कि जहां जहां एयर पोल्यूशन ज्यादा है वहां कोरोना वायरस का, कोविड-19 का घातक असर ज्यादा है। और ये तो वर्तमान में तो है ही है। मैंने चरक संहिता, मैंने कई सालों से मैं इसको कर रहा हूँ, कई दशक से। चरक संहिता जो आयुर्वेद का सबसे बड़ा ग्रंथ है, उसमें साफ दिया हुआ है कि जब इतना प्रदूषण बढ़ जाएगा तो महामारी आएगी, लोग मरेंगे, जिले के जिले उजड़ जाएंगे। तो आज वही हो रहा है, चाहे बंबई हो, चाहे पूना हो, चाहे नासिक हो, चाहे नागपुर हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे कानपुर, बनारस, जितने महानगर हैं। क्योंकि हमने, देखिए, हमने गंगा जी को मार दिया। गंगा जी को मारने का मतलब है कि हमने अपनी माँ को मार दिया। माँ को मारने का मतलब हमने अपनी जो जीवन को सपोर्ट करने वाली प्रकृति की प्राकृतिक चीजें हैं, जल, हवा, पानी, उसको हमने मार दिया। और अस्पताल और डॉक्टर हमारे पास बहुत कम है, क्योंकि हम पब्लिक स्पेंडिंग हेल्थ पे करना नहीं चाहते हैं। अभी भी आप देखिए कि हमारी सरकार ने, दुनिया के 200 दूसरे देशों ने बहुत पहले ऑर्डर दे दिए, अक्टूबर नवंबर में ही वैक्सीन के ऑर्डर दे दिए, एडवांस कंपनियों को दे दिया कि आप लो बनाओ। और हमारी सरकारें नहीं कर पाई। हमारी सरकार ने जनवरी के एंड में ऑर्डर दिया, वो भी कम, और जो प्रोक्योर भी किया वो विदेशों में दान कर दिया। हॉस्पिटल्स में आप देख लीजिए, डॉक्टर नहीं है, नर्सेज नहीं है, ऑक्सीजन की सप्लाई हम नहीं कर पा रहे। तो एक तो हमने नेचुरल ऑक्सीजन तो कम की, और आर्टिफिशियल ऑक्सीजन भी हम दे नहीं पा रहे। तो ये गुड गवर्नेंस का भी सवाल है, बैड गवर्नेंस और प्रदूषण मिला के ये प्रॉब्लम बहुत भारी हो गई। आपने कुछ मुख्य मुद्दे उठाए जिसके अंदर मैं कम से कम एक मुद्दे का लालच नहीं छोड़ पा रहा हूं। और चूंकि आपने पर्यावरण पे बहुत काम किया है, नदियों के प्रदूषण पर बहुत काम किया है, और हमारे सामने कई ट्रेजेडीज पिछले कुछ वर्षों में हम लोग भुगत चुके हैं, चाहे वो केदारनाथ की ट्रेजेडी थी उत्तराखंड में, या अभी तपोवन की ट्रेजेडी थी जिसमें जाने गई हैं, जान माल का नुकसान हुआ है। उसके बावजूद भी हमने हजारों लाखों वृक्ष काट कर वहां पर हमने 4 धाम के हाईवेज, चौड़े बड़े हाईवेज बनाने का फैसला किया। मुझे बहुत बार ऐसा लगता है कि ये जो नए हाईवेज बनाए जा रहे हैं, ठीक है, उसको डिफेंस स्ट्रेटेजिक तौर पर बोलकर उसको अप्रूवल तो हो गई है, लेकिन शायद पर्यावरण एक ऐसा सब्जेक्ट है, या प्रकृति एक ऐसी शक्ति है जो आपको आपके गुनाहों के लिए कभी माफ नहीं करती है, नहीं, और आप कहीं ना कहीं आपको इसका कष्ट भोगना पड़ता है। जी जी, वोहरा साहब, आप देखिए कि शंकराचार्य ने जो बद्रिकाश्रम और केदारनाथ मंदिर बनाए, उस जमाने में कहाँ न ट्रेन थी, न ये मोटर गाड़ियां थी। ऐसा नहीं था कि लोग जा नहीं सकते थे, लेकिन धीरज चाहिए। जो तीर्थ स्थल है, वहां जाने के लिए हमें अच्छे संकल्प चाहिए, तीरथ चाहिए और थोड़ा तपस्या चाहिए। लेकिन आज लोगों को वो पर्यटन के लिहाज से लोग फौरन जाना चाहते हैं, तो इसलिए सरकार वहां हेलीकॉप्टर चला रही है, एरोप्लेन चला रही है, और बड़ी बड़ी गाड़ियों के लिए ये जो सड़कें बना रही है। तो वो सड़कें बनाने में भी देखिए वो क्या कर रहे हैं कि डायनामाइट से पहाड़ों को तोड़ रहे हैं। मैं वहां गया हूँ गंगोत्री तक, तो डायनामाइट से पहाड़ों को तोड़ रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, कच्चे पहाड़ है, गिर रहे हैं, पेड़ भी सब काटे जा रहे हैं। तो इससे कुल मिला के वही है। और उसके अलावा आप देखिए, खाली यही नहीं सड़कें हैं, वहां हमने बांध बना दिए जगह जगह। प्राकृतिक जो बहाव था गंगा का, मंदाकिनी का, भागीरथी का, इन सब का रोकने के लिए हमने वहां सैकड़ों बांध बना दिए। तमाम दूरी तक आप देखिए तो गंगा जी को टनल से गुजारते हैं, सुरंग से। और कई जगह सूखी है गंगा जी, इसीलिए कि टनल से गुजार देते हैं और आगे का ट्रैक सूखा हुआ। तो ये सारा जो हम प्रकृति के विरुद्ध काम कर रहे हैं। खेती में आप देख ले तो ये जो एक तो हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी है जिसमें अधिक से अधिक कंजम्पशन, ये जो हमारा जीडीपी नापने का तरीका है कि हम कितना ज्यादा कंजम्पशन, एक आदमी अपने जीवन में 4-5 कारें जो है वो खरीदता है, 10-15 एसी खरीदता है, जितना कंजम्पशन हम बढ़ाते जा रहे हैं तो उसको हमारा जो प्लेनेट है, पृथ्वी है, वो सस्टेन नहीं कर पाएगी। और आप जो कंजम्पशन हम बढ़ाते जा रहे हैं तो जाहिर है कि उससे तो और जल्दी है हमको हर चीज में। अदरवाइज क्या ऐसा तो है नहीं कि केदारनाथ बद्रीनाथ लोग जाते नहीं रहे। आप मत्स्य पुराण पढ़िए, मत्स्य पुराण में इतना डिटेल्ड विवरण है पूरे पहाड़ का, हिमालय का। तो क्या बिना गए थोड़े लोगों ने लिखा था। लेकिन आज हमें धीरज नहीं है। आज हमें जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, हम वहाँ 5 स्टार होटल बद्रीनाथ में बना रहे हैं। क्या बद्रीनाथ, अगर आपको 5 स्टार होटल का शौक है तो आप तीर्थाटन के लिए मत जाइए।
आप उसके लिए दिल्ली बंबई में रहिए, फिर वहां तो प्रकृति का आनंद लेने जाना है ना आपको। और उसमें चित्त जो है वो आपको सच्चित आनंद, आपको अच्छे मन से आपको धीरज के साथ तपस्या करते हुए वहां जाना है, तभी आपको उसका पुण्य मिलेगा। वो पुण्य ऐसा नहीं है कि आप भगवान कोई आपको हाथ में उठा के दे देगा, वो आपकी जो जीवन शैली उससे उसी तरह के अनुरूप होनी चाहिए, प्रकृति के अनुरूप होनी चाहिए, तभी प्रकृति आपको सपोर्ट करेगी। बिल्कुल सही कहा। मन मैले हुए तो गंगा मैली हो गई, गंगा मैली हो गई तो साथ में पूरी राजनीति और सामाजिक व्यवस्था मैली हो गई। मन मैले हुए तो सारी कुरीतियां निकलकर बाहर आ गई। और राजनीति के अंदर जो आज एक तरह से हमें इस किस्म का रूप देखने को मिल रहा है, एक चीज कभी कभी देखता हूं तो दुख होता है। एक किताब थी एंडरसन साहब की, वाई नेशंस फेल। एक मुल्क जो है वो फेल क्यों होते हैं, वाई दे फेल द पीपल। मैंने इसके ऊपर एक दो एपिसोड किए भी हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब दोहरी राजनीति होती है, जब एक साइड में राजनेता आके हमें सोशल डिस्टेंसिंग का एक तरह से उपदेश देते हैं और अगले दिन जाके फिर से इलेक्शंस के अंदर 2 रैलीज और रोड शो करते हैं, ये कौन सी नैतिकता है रामदत्त जी? ये पाखंड है, वोरा साहब, पाखंड। और इनकी आंखों में जो मोह का, सत्ता के मोह का, लोभ का, लालच का ये पट्टी चढ़ी हुई है। इसलिए ये सुबह कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं, दोपहर में कुछ कहते हैं। तो ये इनको ये चाहते हैं कि पूरे देश में इन्हीं की सत्ता रहे, कोई दूसरी पार्टी न रहे। और इसलिए इनको हर राज्य में जाके पूरी ताकत और पैसा, अरबों रुपए झोंक रहे हैं, बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं। और देखिए कुंभ में भी ये चाहते तो उसको व्यवस्थित प्रतीकात्मक ढंग से कुंभ में अपील करके, संतों के साथ बातचीत करके उसको किया जा सकता था, लेकिन उसको भी एनकरेज किया वहां की सरकार ने कि नहीं, आइए आइए, कोई कुंभ के प्रोटोकॉल के पालन की जरूरत नहीं है। तो दिन भर बंगाल में जाके रैलियां करते हैं और शाम को आके फर्जी उपदेश देते हैं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग करिए। तो जब 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 हमारे जो शासक वर्ग में इतना पाखंड होगा तो फिर जनता उसको नहीं मानती है। और जनता की भी गलती है, लेकिन हमको हमारे जो शासक हैं उनको अपने व्यवहार से दिखाना चाहिए कि उन्हें पब्लिक की चिंता है। उन्हें पब्लिक की चिंता नहीं है, मरे लोग मरे। उत्तर प्रदेश में भी आप देख लीजिए, ग्राम पंचायतों के चुनाव हो रहे हैं, जबकि हालत इतनी खराब है। और उसमें जो चुनाव कराने वाले कर्मचारी हैं वो खुद चिंतित हैं कि कैसे वो जाएंगे, कैसे कंडक्ट कराएंगे। लेकिन सरकार को तो सबकी चिंता नहीं है। तो सरकार एक तरफ तो गवर्नेंस में फेल रही, पर्याप्त व्यवस्था करने में फेल रही, और दूसरी तरफ ये बीमारी के दौरान भी राजनीतिक अपने दुकान को बंद नहीं करना चाहते हैं। उनको सत्ता का जो विस्तार है, उसका जो मोह है, उसका जो लालच है, वो हावी है उनके ऊपर। इसलिए आंखों में पट्टी बंधी हुई है। जैसे धृतराष्ट्र ने पट्टी बांध लिया था, वैसे इन्होंने, धृतराष्ट्र तो कहते हैं स्वाभाविक रूप से नहीं दिखता था, लेकिन इन्होंने जानबूझ के पट्टी बांध दी। ये दोहरा चरित्र। जी, हम उत्सव मना रहे हैं, प्रधान सेवक जी ने भी कहा कि हम एक उत्सव मना रहे, टीका उत्सव। उत्सव, मौत हमारे दरवाजे पर खड़ी है। रोज 1500 से ज्यादा मौतें हो रही हैं। लोग तरस रहे हैं एक बेड के लिए, एक डॉक्टर के लिए, एक वैक्सीन के लिए, एक रेमडेसिविर के लिए, एक एम्बुलेंस के लिए। क्रीमेशन ग्राउंड के अंदर इज्जत से अपनी डेड बॉडी को जलाने या दफनाने के लिए वहां भी टोकन मिल रहे हैं। ये देश, कमाल की बात है कि यहां पर हम इस व्यवस्था में चले गए हैं कि जहां पर मरने के बाद भी इज्जत नहीं मिल रही है, जिंदा रहने की तो बात छोड़िए। और उसके साथ ही हम लोकतंत्र का उत्सव मनाते हैं, आईपीएल का उत्सव मनाते हैं, कुंभ मेले का उत्सव मनाते हैं, और इस किस्म के जो बाकी मेले लग रहे हैं उनका उत्सव मना रहे हैं। ये जो आडंबर है कि एक साइड में ये सारे उत्सव हो रहे हैं और साथ में मौत का तांडव सिर चढ़कर बोल रहा है इस देश के अंदर, जहां लोगों को बेसिक एमिनिटीज नहीं है। हम लोग सामूहिक कर्मदंड भोग रहे हैं, जो हमने सामूहिक प्रकृति से छेड़छाड़ की है, जो हमने बेईमानों को अपना प्रतिनिधि बना के संसद में, विधानसभाओं में भेजा है जाति के, धर्म के नाम पे, उसी का कर्मदंड हम भोग रहे हैं समाज। और उसमें भी आप देखिए कि मुनाफाखोरी से लोग बाज नहीं आ रहे हैं।
अब ये जो रेमडेसिविर का इंजेक्शन है, जिसको WHO ने कहा है कि कोरोना में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसका साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा है, हार्ट पे, लंग्स पे, किडनी पे नुकसान ज्यादा है, फायदा कम है, उसको भी देखिए इस समय डॉक्टर और फार्मास्यूटिकल कंपनियां 15-15 हजार, 25-25 हजार में बेच रही हैं। तो ये हमारे समाज में, ये भारत ही एक ऐसा देश है जहां दवाइयों में मिलावट होती है, भारत ही एक ऐसा देश आपको है जहां इस तरह से मुनाफाखोरी, ये मतलब हेल्थ इमरजेंसी में भी हो रही है। तो ये कुछ हमारे समाज का भी कर्मदंड है, नेता तो है ही है दोषी, लेकिन हमारा समाज भी उसी तरह का आडंबरवादी और पाखंडी है। बात हम करते हैं सुशासन की, वोट हम देते हैं धर्म और जाति के नाम पे, जो हमको दारू पिलाता है, जो हमको साड़ी देता है। तो ये समाज को अपना सुधारना पड़ेगा, क्योंकि हम कैसा विकास का मॉडल चाहते हैं, हम कैसी लाइफ स्टाइल चाहते हैं। समाज में अगर हम और सदाचार नहीं होगा, ये जो लोभ है, ये जो मोह है, ये अगर होगा, झूठ है, फरेब है, तो साहब इससे फिर आप बीमारियों से निजात नहीं पाएंगे और आप अच्छा प्रशासन समाज में नहीं दे पाएंगे। ये बेसिक्स में हमको जाना पड़ेगा, हमारे बेसिक्स बिगड़ गए। हमारे प्रशासन के अंदर शायद एक बहुत भारी कमी इस चीज की है कि उनका ग्राउंड रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। और मैं व्यवस्था का भी मैं भी एक हिस्सा रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं छोटा सा एक उदाहरण देता हूँ, इलस्ट्रेशन है कि जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो भारत का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट जो था 2012-13-14 के आसपास $300 बिलियन के आसपास था। जब वो गए थे 314-315 बिलियन डॉलर था। फिर नई एक्सपोर्ट पॉलिसी लेके आते हैं मोदी जी 2015 के अंदर, और 2015 में 2020 के लिए एक टारगेट बनाया जाता है $900 बिलियन का, $900 बिलियन का। हम लोगों से सलाहें मांगी गई थी कि ये बताइए, तो हमने कहा कि भारत के पास ना वो रिसर्च है, ना वो इनोवेशन है, ना वो ज़ील है, नए प्रोडक्ट लॉन्च करने की ताकत है। और दूसरी बात, जो लोग पॉलिसी बना रहे हैं वो कभी एक क्या कहते हैं ना, बॉयलर सूट पहन के वो कभी शॉप फ्लोर पे नहीं गए, वो किसी खड्डी में नहीं गए, किसी पावर लूम में नहीं गए, किसी बनारस की साड़ी बनाने वाले उद्योग में नहीं गए, भिवंडी में कहीं नहीं गए, किसी उद्योग के अंदर जाके देखा नहीं। दूरबीनें लगा के एयर कंडीशन ऑफिस से बैठ के आप पॉलिसी बनाते हो तो आप नहीं पहुंच पाओगे। और इन्होंने हर साल कोई कमेटी बनाई, कोई एडवाइजरी ग्रुप बनाया, कोई मिनिस्टर ग्रुप बनाया, कोई सेक्रेटरी ग्रुप बनाया। त्रासदी देखिए सर, आज 2020 से पहले जो 2019-20 का वर्ष था, नॉन कोरोना वर्ष, उस साल भी हम $315 बिलियन पे थे और इस साल हम $290 बिलियन पे आ गए। हम वियतनाम से नीचे चले गए। हमें इस बात की समझ ही नहीं है कि 10 साल से हम स्टैग्नेंट हैं $300 बिलियन पे। और कल एक बहुत बड़े इकोनॉमिक न्यूज़पेपर के अंदर था, व्हाई इंडिया स्टैग्नेंट एट $300 बिलियन मार्क इन एक्सपोर्ट्स फॉर लास्ट 10 ईयर्स। ये जिन्हें जमीन की समझ नहीं है वो अर्थव्यवस्था चलाएंगे, तो आप और मैं सफर करेंगे ना त्रिपाठी जी? साहब, ये वन वे कम्युनिकेशन है, केवल अपने मन की बात करते हैं इस समय लोग, ये वन वे कम्युनिकेशन है। और दूसरा, इन्होंने फीडबैक को चोक कर रखा है। अगर आप प्रशासन में टॉप पे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप देखिए रेस्टोरेंट में खाना खाने भी जाते हैं तो आपको एक फीडबैक फॉर्म भराया जाता है, कैसा लगा। आजकल आप टेलीफोन कंपनियों में कोई डीलिंग करते हैं, फौरन आपसे पलट के फीडबैक मांगा जाता है कि भाई जिस व्यक्ति ने आपसे बात की वो कैसा है। तो एक तो पहली बात कि हमारे देश के जो पॉलिसी मेकिंग है उसमें जो टेक्नोक्रेट्स हैं, स्पेशलिस्ट हैं, उनको हम शामिल नहीं करते। दूसरे, हम ग्राउंड से, जो इतने बड़े देश में जिसमें इतनी वैरायटी है कि भाई वहाँ हमारे सिक्किम में अलग कुछ है, गुवाहाटी में कुछ अलग है, मणिपुर में कुछ अलग है, उत्तराखंड में कुछ और है, तो हमको लोकल जो इनपुट चाहिए पॉलिसी मेकिंग में, हम वो लेते नहीं है। हमारा जो लोकल जो रॉ मटेरियल है, जो लोकल मैन पावर है ट्रेंड, हम उसको बढ़ावा देते नहीं है। हम कुछ सर्टेन बड़ी इंडस्ट्रीज को हिसाब से वो ला के अपना जरूरत के हिसाब से पॉलिसी देते हैं और उसको कैबिनेट और ब्यूरोक्रेसी जो है वो उसको पास करके आगे बढ़ा देती है। तो हमारा अब जो उत्पादन है उसमें हमारा अपने लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और आप देखिए, आप तो विशेषज्ञ हैं, ये जो हमारा एक्सपोर्ट है भी,
वो भी हमारा एक्सपोर्ट ज्यादातर वो लघु उद्योग का है या कुटीर उद्योग का है। जी, बड़ा हम R&D करना ही नहीं चाहते, रिसर्च हम करना ही नहीं चाहते, हम तो जुगाड़ टेक्नोलॉजी से, डुप्लीकेट से काम चलाना चाहते हैं। तो हमारे पास ब्रांड क्या है? मैं विदेश जाता हूँ घूमने, एक भी इंडियन ब्रांड कहीं आपको एयरपोर्ट में या कहीं स्टोर में नहीं मिलता है। और यहाँ खाने पीने तक में आके बाहर के जो ब्रांड है, चाहे वो पिज्जा हो, चाहे कुछ भी हो, बिस्कुट हो, चाहे टूथपेस्ट हो, सब बाहर के ब्रांड आपके यहाँ आए हुए हैं। तो हम करना ही नहीं चाहते हैं। जो हमारा रॉ मटेरियल है और जो हमारा जानकार है, हुनर, जो हमारे ग्राउंड पे लोग हैं, उसको हम उपयोगी नहीं करना देते। बांस की टोकरी भी आपको बाली में जाएंगे तो चाइना की मिलेगी, इंडिया की नहीं मिलेगी। तो कैसे आपका एक्सपोर्ट बढ़ेगा? आप मोबाइल बनाते हैं तो पता लग रहा है उसको असेंबल करने के लिए जो स्क्रू ड्राइवर्स हैं वो भी तो चाइनीज ही हैं, देखा जाए तो। तो ये इससे कैसे होगा? और उसमें भी अगर कोई लगाना चाहता है कारखाना तो पैसा चाहिए सबको, सारे डिपार्टमेंट, 9 10 डिपार्टमेंट एनओसी चाहिए। एनओसी का मतलब है आपको पैसा दे कोई। तो कैसे मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी? मैन्युफैक्चरिंग के लिए तो हमें सहूलियत देनी पड़ेगी। बिजली का कनेक्शन लेने में लोगों को रिश्वत देनी पड़ती है। तो साहब इसीलिए मैंने कहा ये पाखंडियों का देश है। हम सब एक दूसरे को लूट रहे हैं, हम सब एक दूसरे का गला काट रहे हैं। जब तक इस पे रोक नहीं लगेगी, समाज नहीं सुधरेगा। एक मुझे मालूम है आपके भी समय की बाध्यता है, बहुत कार्यक्रम रहते हैं आपके भी, बहुत सारे चैनल्स पर आप आते हैं। मन तो बहुत होता है बात करने का बहुत सारे विषयों के ऊपर, लेकिन उसके लिए आपकी आज्ञा की आवश्यकता होगी। इंडिया को रीबूट कैसे कर सकते हैं? रीबूटिंग कैसे होगा इस कंट्री का? रीबूटिंग, मैंने आपसे फिर कहा कि आप जो हमारे प्राचीन, जो हमारी संस्कृति, देखिए आप किसी भी उसका जो डीएनए होता है, कल्चर, तो हमारी कल्चर में जो रहा है कि हम प्रकृति का को पूजा करें या प्रकृति के साथ तालमेल करके चलें, और सदाचार, हमारे आचार विहार में पाखंड न हो, सदाचार हो, और उसी पे बेस करके हम अपनी पॉलिसीज बनाएं, गवर्नेंस करें और प्रकृति के साथ तालमेल करें, तभी रिबूट हो सकता है। हमारा और कोई तरीका नहीं, वो हमको उसमें वापस जाना पड़ेगा। एक छोटा सा सवाल जाते आते और पूछूंगा, इससे पहले कि आप अपनी आखिरी टिप्पणी दें, कि हमने अपनी हठ धर्मिता के कारण, क्योंकि मैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी काफी पढ़ाता रहता हूं, ट्रेन करता हूं लोगों को, हमने तो एक एक करके पड़ोसी गवा दिए सर, खो दिए। लोगों का विश्वास हमारे ऊपर बढ़ता चला गया। हमने कोई कोशिश नहीं की। छोटे से छोटे मालदीव, श्रीलंका छिटक गए, बांग्लादेश छिटक गया, नेपाल, भूटान भी छिटक रहा है। ये कैसी मानसिकता है कि हम एक भी पड़ोसी को साथ नहीं रख सकते? फॉरेन रिलेशनशिप में दादागिरी नहीं चलती। अगर आप अपने छोटे भाई के साथ भी दादागिरी करना चाहे तो नहीं चलती है। और दूसरे, हमारी मुसीबत यह है कि हमारा जो फॉरेन रिलेशंस आ रहा है वो 2-4 बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के को फैसिलिटेट करने का है। हमारे प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं उनको लेके जाते हैं, और हम अपना बिजनेस केवल उन इंडस्ट्रियल हाउसेस का बिजनेस बढ़ाने में हमारी ज्यादा दिलचस्पी है, बजाय इसके कि एक इक्वल फुटिंग में। तो इसी का नतीजा है कि हमारा पाकिस्तान के साथ तो खराब था ही था, चीन के साथ भी आप देखिए हमारी कितना लद्दाख में क्या स्थिति हो रखी है। नेपाल जैसे देश में जो हमारे कल्चरली हमारे साथ था, नेपाल है, लंका है, वहाँ बौद्ध धर्म, हमारे यहाँ बौद्ध धर्म, राम और इसका पूरा वो है। और जो हमारे ये साउथ ईस्ट एशिया के जो हमारे देश हैं तमाम, इंडोनेशिया में और सब आप देखिए, तो वो, और हमने एक और बड़ी गलती की है कि हमने जो सामाजिक ताना बाना को बहुत बुरी तरह से, हमने ये कम्युनल पॉलिसीज से जो पोलराइजेशन के लिए हमने छेड़ दिया है। तो जब तक हम समाज में देखिए शांति और एकजुटता नहीं होगी, जब तक हमारा पीस नहीं होगी, लोग सुरक्षित नहीं महसूस करेंगे, आर्थिक तरक्की नहीं हो सकती। आप इतनी बड़ी कम्युनिटी को आप जानबूझ के आपने दंगे करके, लिंचिंग करके, गाय को लेके और हर तरह से, आप देखिए गाय के गोरक्षा के नाम पे किस तरह से हमने पूरी रूरल इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया। जानवर छुट्टा घूम रहे हैं, लोग खेती नहीं कर पा रहे। इन्होंने पिछली बार इतना जबरदस्त लॉकडाउन पहले दिन कर दिया बिना तैयारी के। वहीं देखिए आप इंडोनेशिया में और दूसरे देश हैं, ताइवान है और कोरिया है, उन लोगों ने बहुत ही व्यवस्थित ढंग से बिना अपने इंडस्ट्री, बिना अपने कुटीर उद्योगों को बर्बाद किए उन्होंने लॉकडाउन भी किया और तैयारी भी की, लोगों का वैक्सीनेशन किया। हम नहीं किए। इसके पहले आप देखिए नोटबंदी हुई थी, नोटबंदी में क्या किया उन्होंने, बिना तैयारी के नोटबंदी कर दिया। जो नए नोट छापे वो लग नहीं रहे थे आपके जो एटीएम मशीनों में।
तो ये जो पॉलिसी दिल्ली में बैठ के जो अगर आप पॉलिसी बनाएंगे बिना डिटेल ब्लूप्रिंट के, सिर्फ सनक में, सिर्फ इसलिए कि पॉलिटिकल मकसद से कि आप अपने विरोधी दलों को बर्बाद कर देंगे, तो उसका तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और दुर्भाग्य यह है कि अभी भी बहुत सारे लोगों के दिमाग में, आंखों में पर्दा पड़ा हुआ है, अभी भी उनके आंख नहीं खुल रही है। वही मेरी आखिरी टिप्पणी और सवाल भी था कि ये लोग जागेंगे कब सर? पूरे सोए हुए हैं कुंभकर्ण की नींद में, इनकी नींद खुलती नहीं लोगों की, ऐसा क्यों है सर? सब कुछ गंवा के होश में आए तो क्या किया जागेंगे, कभी न कभी तो जागेंगे ही, लेकिन सब बर्बाद करके ये लोग जागेंगे। अब प्रकृति ही इनको दंड दे रही है, समझें कि भाई प्रकृति क्यों नाराज है। तो दर्शक मित्रों, ये थी एक बेबाक बातचीत श्री रामदत्त त्रिपाठी जी से, जिनका अनुभव सागर जितना विशाल है, जो उन्होंने खास तौर से इतने विषयों के ऊपर जो उनकी महारत है। तो मैं इस अपने छोटे से कार्यक्रम में क्या कहते हैं कि कुछ उसके अंश ही समझ पाया हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले हफ्तों में मैं जरूर फिर से इन्हें दोबारा से आमंत्रित करूंगा और किसी एक विषय के ऊपर इनसे बैठकर विस्तार से बात करेंगे। और पर्यावरण इनका एक खास विषय है, तो उसके ऊपर हो सकता है डिटेल में पूरा हम एपिसोड करेंगे। और भी बहुत सारे इनके पहलू हैं, इनके व्यक्तित्व के, तो एक एक करके आपके सामने लाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ लेते हैं विदा। आपको हम देते हैं धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं कि आपने अपना कीमती समय निकाला, आप इस शो में आए। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।